की मिट्टी को मुगलों, अंग्रेजों और अन्य परदेशियों ने अपने पंजों में जकड़ा हुआ था। न जाने कितने देशवासी उन निर्दयी शासकों की क्रूरता की भेंट चढ़ गए। गुलामी के काले दौर में खासकर अंग्रेज अपनी कुटिल नीतियों से हमारे देश पर राज करते रहे और हिंदुस्तान की संपन्नता को अपनी जेबों में भरते रहे। अंग्रेजों की गुलामी की बेड़ियों में बंधी भारत मां अन्याय और प्रताड़नाओं की आग में झुलस रही थी। मुकुट शीर्ष का स्वयं हिमालय होता है, वो महासिंधु नित जिन चरणों को धोता। त्रिशूल अग्नि हाथों में ध्वज लहराता, आ सिंधु सिंधु पर्यंत हिंद भूमाता। पर आज उन्हीं हाथों में बंधे हैं पाश, परतास्य मेघ छा रहे घुटी है सांस। स्वतंत्र कर उसे झुका दूं माथा, तब सार्थक हो ये मेरी जीवन गाथा। मस्त आहे ना. मातरम. मई 1883 जन्म हुआ एक ऐसे महापुरुष का जिसने क्रांति की आग को प्रज्वलित किया, लोगों में देशभक्ति का जोश पैदा किया और गुलामी की बेड़ियों से भारत मां को मुक्त कराया। एक ऐसा क्रांतिवीर जो अपनी आखिरी सांस तक अखंड भारत के स्वप्न के लिए लड़ता और दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन अमर हो गया। भारतीय स्वाधीनता संग्राम का महानायक, स्वतंत्र वीर विनायक दामोदर सावरकर। भविष्य की भीषणता का ज्ञान होते हुए भी जिसने सिर्फ 15 साल की आयु में ही अपनी कुल देवी अष्टभुजा के सामने शपथ ली। देश की स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए सशस्त्र क्रांति का ध्वज लहराकर शत्रु को मारते मारते अपने अंत तक लड़ूंगा। नासिक में अपनी प्रारंभिक शिक्षा के दौरान सन 1900 में सावरकर ने स्थानीय नवयुवकों को एकत्र कर मित्र मेला नामक क्रांतिकारी संगठन स्थापित किया, जिसका प्रसार पूरे महाराष्ट्र में हुआ। इस संगठन का एकमात्र उद्देश्य था देश की स्वतंत्रता। सावरकर ने 1904 में मित्र मेला का नामांतर अभिनव भारत किया। इस संगठन की शाखाएं देश भर में फैली। अन्य क्रांतिकारी संगठनों के साथ निकट संबंध भी स्थापित किए गए। अभिनव भारत की शाखाओं में बम बनाने का प्रशिक्षण दिया जाता था और गोला बारूद इकट्ठा करने के प्रयास भी किए जाते थे। मैट्रिक के बाद सावरकर ने पुणे के फर्गसन कॉलेज में दाखिला लिया,
जहां उन्होंने अपने लेख और भाषण के जरिए युवकों में राष्ट्रभक्ति की आग को प्रज्वलित करना शुरू किया। बचपन से ही छत्रपति शिवाजी महाराज की राजनीति सावरकर की प्रेरणा रही थी। जिस कूट युद्ध तंत्र को अपनाते हुए शिवाजी महाराज ने शत्रु को परास्त किया, उसी तंत्र का सावरकर ने जीवन भर अवलंबन किया। बंगाल के विभाजन के बाद पुणे में सावरकर ने अतुल्य साहस का प्रदर्शन करते हुए विदेशी वस्त्रों की पहली होली जलाई। आज यहाँ लोकमान्य तिलक महाराज की अध्यक्षता में और कार्यकर्ता शिवराम परांजपे जी के उपस्थिति में हिंदुस्तान में पहली बार विदेशी कपड़ों की होली की जा रही है। जो आग हमारे दिल में भड़क रही थी, वो आज यहाँ प्रकट हुई है। मुझे बताओ बंधुओं, युद्ध के बिना स्वतंत्रता किसे हासिल हुई है? स्वतंत्र लक्ष्मी की जय। वंदे मातरम। स्वतंत्रता की लड़ाई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लड़ने के लिए सावरकर बैरिस्ट्री की पढ़ाई के बहाने 1906 में लंदन पहुंचे। उन्होंने श्याम जी कृष्ण वर्मा द्वारा स्थापित इंडिया हाउस में अभिनव भारत की शाखा स्थापित की और भारत से ब्रिटेन में आए हुए लाला हरदयाल, मदाम कामा, वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय, वीवीएस अय्यर, सरदार सिंह राणा, एमपीटी आचार्य, सिकंदर हयात खान, हरनाम सिंह जैसे असंख्य प्रतिभाशाली युवकों और युवतियों को क्रांति से जोड़ लिया। सावरकर ने क्रांति की आग को और ज्वलंत बनाने हेतु 1908 में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की स्वर्ण जयंती का आयोजन शत्रु की राजधानी लंदन में किया। इस अवसर पर बांटे गए पर्चे में क्रांति के हुतात्माओं को एक वचन दिया गया था। हे हुतात्माओं, राष्ट्रहित के लिए तुम्हारे बहाए रक्त का हम प्रतिशोध लेकर रहेंगे। इससे पूरा लंदन दहल उठा। अंग्रेजों के विरुद्ध सारे देश में क्रोध की आग फैल गई। मेरी झांसी में नहीं दूंगी, किसी कीमत पर नहीं दूंगी। वक्त आ गया है कि हम अपने दगाबाज दुश्मनों को खत्म कर दें। अब पीछे हटना नामुमकिन। अंग्रेजों के विरुद्ध सारे देश में क्रोध की आग फैल गई। जिस नरसंहार को अंग्रेज मात्र सिपाहियों का विद्रोह कहते थे, वो हिंदुस्तान का पहला स्वतंत्रता संग्राम था। ये सावरकर ने सप्रमाण साबित कर दिखाया। इटालियन क्रांतिकारी जोसेफ मेजिनी द्वारा लिखी आत्मचरित का मराठी में अनुवाद किया। ये आत्मकथा वस्तुतः गुरिल्ला युद्ध नीति की पाठ्य पुस्तक थी। सावरकर द्वारा लिखी इस आत्मकथा की प्रस्तावना इतनी प्रेरक थी कि इसे हजारों युवकों ने कंठस्थ किया। इंडिया हाउस, लंदन। सावरकर ने रूसी और आयरिश क्रांतिकारियों की सहायता से क्रांति की योजनाएं बनाना जारी रखा। सावरकर के साथी क्रांतिकारी सेनापति बापट और हेमचंद्र दास पेरिस में बम बनाने का प्रशिक्षण ले रहे थे। सावरकर की सलाह पर सेनापति बापट भारत वापस लौटे और 1908 में कलकत्ता के माणिक तोला में भारत का पहला बम तैयार किया गया। खुदीराम, होशियार, स्वतंत्र लक्ष्मी की जय। अब जो भी होगा अंजाम।
1909 इंपीरियल इंस्टीट्यूट। वह समारोह था जारी थे कई ब्रिटिश अधिकारी आए प्रमुख अतिथि कर्जन वायली। हेलो मिस्टर वायली। यस मिस्टर भिबरा। चल पड़ी वायली की सवारी। कर्जन वायली की सवारी अजी जी। कर्जन वायली की सवारी अजी जी 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 हाँ। वायली की हत्या थी ब्रिटिश साम्राज्य को चेतावनी। क्रांतिकारी अब उत्तेजित हो चुके थे। औरंगाबाद के अनंत लक्ष्मण कान्हेरे ने नासिक जिले के अत्याचारी कलेक्टर जैक्सन का गोली मारकर वध किया। मातृभूमि की जय जयकार हो जी। मातृभूमि की जय जयकार हो जी 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 हाँ। सावरकर के लगातार प्रयास रहे कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम को अन्य देशों का समर्थन मिले। उनके प्रयासों को सफलता तब मिली जब जर्मनी में हुए अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी परिषद में मदाम कामा ने सावरकर के बनाए भारत के पहले स्वातंत्र्य ध्वज को लहराया। 13 मई 1910 को पेरिस से लंदन पहुंचने पर सावरकर को जैक्सन की हत्या की साजिश के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। जुलाई 1910 बंदी बनाकर सावरकर को लंदन से हिंदुस्तान लाया जा रहा था। मार्से बंदरगाह के पास बोट से छलांग लगाकर सावरकर फ्रांस के किनारे पहुंचे, पर वहां उन्हें पुनः बंदी बनाया गया। ये छलांग जो आज हिम्मत और साहस का आदर्श मानी जाती है, दरअसल एक सोची समझी और दूरदृष्टि से बनाई गई योजना थी। मैं फ्रांस का राजकैदी हूं। मुझ पर अभियोग चलाने का अधिकार आपको नहीं है। इसीलिए इस अभियोग में मैं अपना खुद का बचाव नहीं करना चाहूंगा। मुझे तुरंत फ्रांस को सौंप दिया जाए। Mr. Vinayak Damodar Sarvaka, I hereby declare you guilty of treason and sentence you to 50 years of transportation, and for future all your property. You will not be allowed to appeal against this sentence. इस मुकदमे ने सारे विश्व की नजरें हिंदुस्तान की ओर खींच ली। ब्रिटिश अब तक समूचे विश्व के सामने झुठलाते थे कि हिंदुस्तानियों की इच्छा से ही हम उन पर राज कर रहे हैं। अब उनका ये झूठ सामने आ गया। अंग्रेजी सत्ता के खिलाफ हिंदुस्तान की नाराजगी समूचे विश्व के सामने आ गई। उस छलांग की सावरकर की कोशिश भले ही नाकाम रही, मगर उनका उद्देश्य पूरा हुआ। भारत के पहले स्वातंत्र्य ध्वज की कल्पना सावरकर, भारत में बने पहले बम की प्रेरणा सावरकर, कर्जन वायली की हत्या की योजना सावरकर, जैक्सन वध के पीछे की चेतना सावरकर। अब सजा तो होनी ही थी। राजनैतिक कैदियों के साथ यूरोप में तो सही तरीके से बर्ताव होता था,
मगर अंडमान में भारतीय कैदियों के हालात कुछ चपला पड़ती पटी सावरकर के लंदन जाने के पश्चात भारत में अभिनव भारत की बागडोर उनके बड़े भाई बाबा राव ने संभाली थी। राजद्रोह के आरोप में उन्हें सावरकर से 1 वर्ष पूर्व ही अंडमान जेल भेजा गया था। उन पर कई अनन्वित अत्याचार किए गए जो एक क्रूर इतिहास बन गया। असहनीय यातनाओं से टूटकर क्रांतिकारी इंदुभूषण राय ने आत्महत्या कर ली। उल्लासकर दत्त और ज्योतिर्मय पाल अपना मानसिक संतुलन खो बैठे। कैदियों पर हो रहे असंख्य अत्याचारों का सावरकर ने संगठित होकर विरोध किया और कैदियों के मानवीय अधिकारों के लिए हड़तालें की। उनकी दृढ़ शक्ति और निरंतर प्रयासों के कारण 1914 का हड़ताल सफल रहा। आजीवन कारावास की सजा काट रहे 7 क्रांतिकारियों को छोड़कर अन्य सभी क्रांतिकारियों को भारत भेजा गया। सावरकर के अलावा अन्य राजबंदियों को अपना खाना स्वयं बनाने की अनुमति भी मिली तथा उनकी कोठरी बंदी छूट गई। मगर अपनी सजा के आखिरी दिन तक सावरकर कोठरी बंद रहे। जेल में भारत के विभिन्न प्रांतों से विविध भाषा बोलने वाले कैदी आते थे। आपसी संवाद एक कठिनाई बन गई थी। सावरकर हिंदी को देश की एकता और अखंडता के लिए अपनाया जाना आवश्यक मानते थे। इसीलिए सावरकर ने कैदियों के बीच संवाद के लिए हिंदी का प्रचार शुरू किया। हिंदी के राष्ट्रभाषा बनने के बीज यहीं बोए गए। सावरकर के प्रयास सार्थक हुए और शीघ्र ही हिंदी अंडमान की संपर्क भाषा बन गई। काल कोठरी में हाथ में कागज का एक टुकड़ा तक नहीं था। तब हाथ लगे कील या नुकीले कांटों से जेल की दीवार पर विचार लिखने शुरू किए। छूटने वाले कैदी ये कविताएं जुबानी याद कर भारत पहुंचाते थे। वहां बहुसंख्य कैदी अनपढ़ थे। सावरकर ने उन्हें पढ़ाना लिखाना शुरू किया और स्वयं भी पंजाबी, बंगाली, उर्दू आदि भाषाएं सीखी। सावरकर के निरंतर प्रयासों के कारण कैदियों को अपने अपने धार्मिक ग्रंथों को पढ़ने की अनुमति मिली। सावरकर से प्रेरित होकर सामान्य कैदियों में भी पढ़ने की रुचि का निर्माण हुआ और वो भी अपने घरों से सालाना पुस्तकें मंगाने लगे। भारत में अंग्रेजों ने सावरकर की पूरी मालमत्ता जब्त कर ली थी। उनका परिवार अत्यंत विपरीत स्थिति में था। फिर भी उनकी पत्नी यमुना, उनके छोटे भाई नारायण और येसु भाभी ने हार नहीं मानी। परिस्थिति का सिर्फ डटकर सामना ही नहीं किया, अपितु अन्य राजबंदियों के परिवारों को भी सहायता देते रहे। नारायण के 8 साल के प्रयत्नों के बाद आखिरकार सावरकर बंधुओं को घर वालों से मिलने की अनुमति मिली। मगर येसु भाभी से मिलना ना हो सका क्योंकि तब तक वो दुनिया छोड़ के जा चुकी थी। सावरकर बंधुओं को छुड़वाने के प्रयास में लगे छोटे भाई नारायण ने 75,000 लोगों के हस्ताक्षरों का आवेदन ब्रिटिश सरकार को सौंपा। जनता की मांग के सामने आखिर ब्रिटिशों को झुकना ही पड़ा और 2 मई 1921 को सावरकर बंधुओं को अंडमान से भारत की मुख्य भूमि लाया गया।
वहां के कारागृह में उन पर अंडमान से भी ज्यादा अत्याचार किए गए। 1924 तक कारागृह में रखने के बाद सावरकर को आगे और 13 साल तक रत्नागिरी में स्थलबद्ध किया गया। स्थलबद्धता के दौरान उन पर राजनीति में सहभागी होने की पाबंदी थी, इसलिए उन्होंने जाति भेद और अस्पृश्यता जैसे कलंक मिटाने के लिए स्पृश्य अस्पृश्य सहभोजन की शुरुआत की तथा ब्रिटिशों की आर्थिक ताकत पर प्रहार करने के लिए स्वदेशी पुरस्कार का बड़ा अभियान चलाया। सावरकर के अनुसार हिंदू समाज 7 बेड़ियों के बंधनों में जकड़ा हुआ था। स्पर्शबंदी यानी निम्न जातियों के साथ स्पर्श पर निषेध, रोटीबंदी यानी अन्य जाति वर्गों के साथ भोजन करने पर निषेध, बेटीबंदी यानी अंतर जातीय विवाह पर निषेध, व्यवसाय बंदी यानी जाति द्वारा निर्धारित कार्यों व व्यवसायों को किसी अन्य जाति द्वारा अपनाने पर निषेध, सिंधु बंदी यानी सागर पार यात्रा व सिंधु नदी को पार करने पर निषेध, वेदोक्त बंदी यानी वेदों के अध्ययन पर केवल हिंदुओं की विशिष्ट जाति के अलावा अन्य को निषेध, शुद्धि बंदी धर्मांतर किए हुए किसी व्यक्ति या जन्मजात पर धर्मियों के हिंदूकरण पर निषेध, भाषण, लेख और प्रत्यक्ष कार्य से सावरकर ने समाज में जागृति लाने का काम किया ताकि समाज द्वारा स्वयं लगाई गई इन कुरीतियों की बेड़ियों से हमारे समाज को छुटकारा मिले। सन 1937 में सावरकर को आखिरकार पूर्ण रूप से मुक्त किया गया। उनके बंदी जीवन का अंत हुआ, मगर संघर्ष अब भी जारी था। सावरकर ने अखंड भारत का सपना देखा और उसे वास्तविकता बनाने के लिए जीवन पर्यंत जुटे रहे। सावरकर के अखंड भारत के विचारों को न अपनाने के कारण ही 1947 में देश का विभाजन हुआ और धार्मिकता के आधार पर पाकिस्तान का निर्माण हुआ, और यही पाकिस्तान हमारे देश की सुरक्षा और अखंडता के लिए आज भी संकट बना हुआ है। सावरकर द्वारा लिखे प्रसिद्ध ग्रंथ हिंदुत्व में उन्होंने कहा, हिंदू शब्द किसी धर्म से जुड़ा नहीं है। जो व्यक्ति भारत को अपनी पितृभूमि और पुण्य भूमि मानता है वो हिंदू कहलाएगा। सावरकर के विचार आज भी देश के लिए महत्वपूर्ण है। हम आज भी जाति भेद से लेकर आतंकवाद तक कई मुद्दों पर देश की अखंडता के लिए संघर्ष कर रहे हैं। 1857 के इतिहास के गीत गाते गाते 1947 में नया इतिहास रचा गया। इससे प्रेरणा लेकर एक ऐसा इतिहास आपको बनाना होगा जिसके गीत आने वाली पीढ़ियां गाती रहे। स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए लाखों ने अपने प्राण दिए। स्वतंत्रता की रक्षा के लिए आज भी हमारी सीमा रेखा पर हजारों जवान बलिदान दे रहे हैं। ये कभी भी मत भूलो कि आपकी हर एक सांस इन हुतात्माओं की देन है। देश के लिए मरने का सौभाग्य हर किसी को नहीं मिलता, मगर देश के लिए जीना तो आपके हाथ में है। सुनो, गौर से सुनो, यहाँ मौजूद हर एक हिंदुस्तानी के धड़कते दिल से एक ही आवाज सुनाई दे रही है, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे